सर पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम T20 वर्ल्ड कप में जो अभी चल रहा है उसमें हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि अब उन्होंने फैसला वापस ले लिया, यूटर्न आप बोल सकते हैं, यूटर्न ले लिया क्योंकि हमने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड प्लेयर है बांग्लादेश के, उनको हमने आईपीएल से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो आप एज ए क्रिकेटर और एक्टिविस्ट ये क्या सॉलिडेरिटी के लिए किया गया है या एक पाकिस्तान का सेल्फ गोल है? देखिए, कुछ भी क्रिकेट में भारत से बड़ा कुछ नहीं है पूरे विश्व में, और कुछ भी आप भारत के अगेंस्ट करेंगे या विद भारत करेंगे तो आप हमेशा हाईलाइट में रहेंगे। मतलब यही बताइए कि ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया, ये आपको नाम पहले बात तो दिया किसने, और दूसरी बात ये जो पूरा प्रश्न चला ये आपने चलाने कब सोची और मतलब क्यों सोची? देखिए, मैं कॉलेज से निकल के आया से, फिर MBA किया मैंने, और फिर वापस नौकरी करने आया तो मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी जगह अच्छी जगह, बट मेरा मन नहीं लगा, मैं क्रिकेटर था, मुझे बनने का मन नहीं करना था, तो मैंने कुछ इनोवेशन करने की सोची, वही रही, और फिर हमने ट्रैफिक अपडेट नाम का सेगमेंट क्रिएट किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शैलेश सिन्हा जी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है। टीवी प्रेजेंटेटर, रेडियो जॉकी, सोशल एक्टिविस्ट, रीजनल फिल्म स्टार और क्रिकेट प्रीमियर लीग प्लेयर, और 20 सालों से ट्रैफिक, पॉल्यूशन और सोशल वेलफेयर जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने वाले एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकर। ये ट्रैफिक गुरु के नाम से मशहूर हैं। तो स्वागत करते हैं आज के मेहमान ट्रैफिक गुरु शैलेश सिन्हा जी का। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ लक्ष्य, आप कैसे, आप बताइए। बस आपकी दुआएं हैं सर। जी सर, पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम T20 वर्ल्ड कप में जो अभी चल रहा है उसमें हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि अब उन्होंने फैसला वापस ले लिया, यूटर्न आप बोल सकते हैं, यूटर्न ले लिया क्योंकि हमने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड प्लेयर है बांग्लादेश के, उनको हमने आईपीएल से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो आप एज ए क्रिकेटर और एक्टिविस्ट ये क्या सॉलिडेरिटी के लिए किया गया है या फिर ये एक पाकिस्तान का सेल्फ गोल है? देखिए, कुछ भी क्रिकेट में भारत से बड़ा कुछ नहीं है पूरे विश्व में, और कुछ भी आप भारत के अगेंस्ट करेंगे या विद भारत करेंगे तो आप हमेशा हाईलाइट में रहेंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से खेलना चाहता है, न्यूजीलैंड भी भारत से खेलना चाहता है, साउथ अफ्रीका भी भारत से खेलना चाहता है, जितने बड़े बड़े देश हैं सब भारत से खेलना चाहते हैं, और जहां सब खेलना चाहते हैं अगर कोई अनाउंस कर दे कि मैं नहीं खेलना चाहूंगा तो अपने आप कहां पहुंच गया, हाईलाइट में आ गया। सो इट्स अ जोन आई गेस विच हैज बीन क्रिएटेड कि जहां पर हम लोग फिर से चर्चा में आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीम खो गई है, छुप गई है, उनको कोई ना पूछता है ना कोई जानता है, परफॉर्मेंस की वजह से। बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं। टीम तो अच्छी है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी उनके शुरू से रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा फैन रहा हूं पाकिस्तानी की टीम का, वसीम अकरम से लेके इमरान खान से लेके जो इंटरनेशनल क्रिकेटर उनके बड़े बड़े रहे हैं। मैं आई बीन ऑलवेज फैन ऑफ दीज क्रिकेटर्स, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये भारत के साथ अगर आपको नेगेटिव दिखाएंगे या पॉजिटिव दिखाएंगे, हाईलाइट में आएंगे, लेकिन नेगेटिव दिखाएंगे तो तेज हाईलाइट में आएंगे। सो प्रॉब्ली एक रीजन हो सकता है कि हाँ हम हैं। सर, तो ये बताइए कि ये आप क्या लगता है कि ये बांग्लादेश के लिए ये एक भाईचारा है या एक भारत के खिलाफ एक डर है? ये देखिए, भारत के खिलाफ डर या भाईचारा की बात या नहीं, स्पोर्ट्स में देखिए, स्पोर्ट्स इज अ वेरी सॉलिडेरिटी वाला जोन होता है जहां पर हर व्यक्ति दूसरे के, भले आप ग्राउंड के अंदर दुश्मन दिखाई देते हैं बट प्रैक्टिकली बहुत अच्छी दोस्ती होती है आपस के अंदर। लेकिन हाँ, इसको पॉलिटिकल एंगल इतना बड़ा दे दिया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, तो यहां पर थोड़ा हम लोग के लिए हीट थॉट आ जाते हैं या हॉट थॉट्स आ जाते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जोन है जहां पर भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश एक पॉलिटिकल इशू है, एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इशू है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो सपोर्ट फैक्टर दिया बांग्लादेश को या भारत के अगेंस्ट किया है, तो ये एक पूरा जोन क्रिएटेड है जहां पर आपको हाईलाइट में आना। मैं फिर बताऊंगा, ये हाईलाइट वाली एक पॉइंट है क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स को सब प्रोफेशनल है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स वो भी प्रोफेशनल है। आपको सच बता रहा हूँ, इतने प्रोफेशनल, हम लोग एज अ ऑडियंस देख रहे होते हैं, यार ये तो रन बना दिया, इसने छक्का आउट कैसे हो गया, बट उनके लिए बस वो गेम है। आप लोग इमोशनल होकर इंडिया गेट जाम कर देते हो, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, चल हार गए ना या जीत गए ना, कोई बात नहीं, पैसा तो मिला।
पैसा तो सेकेंडरी है। देखिए, आप डॉक्टर भी पैसा कमाता है, वकील पैसा कमाता है, क्रिकेटर के ये है कि हाँ थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेता है, बट पॉइंट यहाँ पे ये कि सब प्रोफेशनल है। यहाँ पर सेंटिमेंट्स आम जनता के होते हैं, क्रिकेटर्स के कोई बहुत मेजर सेंटिमेंट्स नहीं होते, बिकॉज थोड़ा बहुत क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, सो समझ में आती सारी सारी चीजें। तो सर क्या केवल एक बांग्लादेशी प्लेयर के लिए या एक प्लेयर के लिए, मुस्तफिजुर रहमान के लिए, एक पूरे वर्ल्ड कप का जो कि एक आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, क्या उसका मजाक बनाना सही है इस चीज में? देखिए लक्ष्य में फिर आपको जैसा आपने बोला हाईलाइट में बने रहने के लिए, तो एक आईसीसी इवेंट को आप मजाक बना देंगे एक प्लेयर के लिए या फिर हाईलाइट में बने रहने? देखिए, हम एक बहुत आम आदमी है, आपको नहीं पता इसके पीछे कौन सी बॉडी रोल प्ले कर रही है, किसने हाईलाइट किया, किसने पुश किया, कहाँ, कौन बांग्लादेश के लिए पीछे से फेवर कर रहा है, कौन पाकिस्तान के लिए पीछे से फेवर कर रहा है, कहां से ये पूरी आइडियोलॉजी आई कि हम इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ये प्रैक्टिकली लक्ष्य हो चाहे शैलेश हो या कोई भी आदमी हो, उसको कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है पीछे। हम लोग ने न्यूज में देखा, हमने वहां से रिएक्शन देना शुरू किया और हम पॉडकास्ट भी उसी रिएक्शन की वजह से कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ना आप भी बांग्लादेश बोर्ड गए, ना पाकिस्तान बोर्ड गए, ना आप बीसीसीआई के बारे में जानते इंटरनली, ना आप आईसीसी बोर्ड को जानते प्रैक्टिकली। सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल इन दैट। हम सेंटिमेंटल ना हो, ये एक जोन है जहां क्रिकेटर प्रोफेशनल है। हाँ, हमारे बीच में पॉलिटिकल इश्यूज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच में, इस वजह से हम लोग इसको इतना हाईलाइट में देख रहे हैं और ले रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात होगी तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा, साउथ अफ्रीका सोच भी नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू है तो हमारे लिए चर्चा का विषय है ये। बट प्रैक्टिकली क्रिकेटर आर प्रोफेशनल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेंटिमेंट्स है नहीं इस चीज के। गेम है ना, डॉक्टर अगर सर्जरी करने बैठेगा तो सेंटिमेंट थोड़ी होते हैं वहां पे, उसको तो एकदम अपने फोकस करना है। उनके लिए 10 मरते हैं, 10 यस, ये बात समझ लीजिए। क्रिकेट होता है, क्रिकेट ऐसा है, जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है ना, जो खेलता है वो अपने करियर में कम से कम 1700-800 मैच खेल चुका होता है। बिल्कुल। कितनी बार अब सोते कि तो एकदम इतना मेच्योर हो चुका होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आउट हो रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, उसके लिए बस एक परफॉर्मेंस से जाए करके आया, हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मीडिया से दिखाता है ये क्या कर दिया इसने, ऐसे कैसे, तो हम लोग उससे इमोशंस में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। और सर एक चीज और बताइए, जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया, उन्हीं गवर्नमेंट में भी ये अनाउंस किया कि हम आईपीएल को हम बैन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, इस जो मुस्तफिजुर रहमान को जो हमने बाहर किया आईपीएल से, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है ये होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर, या इसमें सिर्फ एक प्लेयर का नुकसान होता है? देखिए, टिट फॉर टैट आप बैलेंस लोग में करें, टिट फॉर टैट, हाँ, मतलब कहाँ भारत कहाँ बांग्लादेश, आप समझिए, देयर हैज टू बी सम बैलेंस इनटू द थिंग्स, राइट। ऑस्ट्रेलिया अगर भिड़ता है जिम्बाब्वे से पॉलिटिकल इशू में तो ऑस्ट्रेलिया पावरफुल होगा। अमेरिका अगर भूटान से भिड़ेगा या कहीं और से भिड़ेगा तो कोई बैलेंस नहीं ना आपस में। तो टिट फॉर टैट तो तब हो जब मैं बैलेंस का व्यक्ति आप हो या आपके बैलेंस का व्यक्ति मैं हूं, तब मैं टिट फॉर टैट करूं, समझ में भी आता है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कैरेक्टर होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमेशा टिट फॉर टैट बैलेंस लो के बीच में होता है कि हाँ, एक लग्जरी कार का लग्जरी कार से आप कंपेयर कर सकते हैं ना, तो 800 सीसी तो नहीं करेंगे या मोपेड से तो नहीं करेंगे, तो आप समझिए बेसिक चीजों को। बिल्कुल सही बात है, गाड़ी वाला कंपैरिजन अच्छा करा, शायद ये पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत जलेंगे बहुत ज्यादा इस चीज को सुनते। जले, देखिए आम आदमी ना इमोशनल होता है, सच बताऊं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। पॉलिटिशियंस प्रैक्टिकली कोई उनको बस भड़काना होता है, तो आम आदमी बेचारा उसी में चलता रहता है। बिल्कुल, समस्या ये है यहाँ पे। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि यू जस्ट हैव टू बी अ राइट थिंकर, रैशनल थिंकर। क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम बस एक गेम है। क्रिकेटर बस एक प्रोफेशनल है जो वहां पर खेल रहा है, कोई इमोशंस नहीं होते, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट बस एक्साइटमेंट में कोई भी जीतेगा तो ऐसे करेगा ना, आपको लगता है वाओ मैं जीत गया, बिकॉज हमारे सपने वहां होते हैं पहुंचने के, हम पहुंच नहीं पाते। जीतना हर व्यक्ति चाहता है बट जीतता नहीं है, तो वहां करेक्ट करता है। विराट कोहली सेंचुरी मारता लगता है कि यार हमारे किस बंदे ने मारी है, जबकि विराट कोहली शायद आपको पहचानता भी नहीं है और आप खुश हो रहे हो तो मिठाइयां बांट रहे हो। तो आई मीन वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस। बिल्कुल सही बात है। मतलब सचिन ने अगर 20,000 रन बना दिए तो सचिन ने क्या आपके पास आके बोला कि थैंक यू लक्ष्य, आपने देखा मेरे मैच को? नहीं, बिल्कुल नहीं। या धोनी ने छक्का मारा तो आया था आपके पास? आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। दिस इज व्हाट माय पॉइंट हैज ऑलवेज बीन। आप लोग इमोशनल हो, अपने सक्सेस को लेकर खुश हो, अपने सक्सेस को लेकर एक्साइटेड हो, अपने सक्सेस को लेकर आप इंडिया गेट पहुंचो, कनॉट प्लेस में नाचने पहुंचो। बट इंडिया है, वी आर इंडियंस एंड इट फील्स रियली गुड दैट यू नो
हमारा देश जीत रहा है, बट कहीं ना कहीं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को आप इतने इमोशनली कनेक्टेड मत रहो, मेरा ये बस मानना है। अच्छा, जी, आप एज क्रिकेटर एक्सपर्ट हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं काफी, ये कि इमोशनल सेंटीमेंट, और ये सबसे बड़ी बात, हमारे दर्शकों को बहुत चीजें इस चीज से, बहुत लोगों की आंख भी खुलेगी सर, जो आपने भी बात बोली कि इस चीज को इमोशनल सेंटीमेंट के तौर पर नहीं ले, वो एक गेम है और उनके लिए सिर्फ एक गेम है, वो कोई इमोशनल सेंटीमेंट उनके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। हाँ देखिए, बड़े गेम में होता है, देखिए देश आता है सबके साथ में, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जिस प्रकार से इमोशंस इंडिया में डेवलप होते हैं या किसी और देश में जो क्रिकेट फैनेटिक देश है, तो वो मुझे लगता है कि कई बार ओवर लगता है। मैं खुद क्रिकेट खेला, लेकिन मैंने बहुत सारे वर्ल्ड कप नहीं देखे, मैंने बहुत सारे ओडीआईज नहीं देखे, आज नहीं देखे, 15-18 साल के अंदर नहीं देखता मैं। जब टीवी बुलाया जाता है एक्सपर्ट के लिए मैं चला जाता हूँ, उससे पहले थोड़ी स्टडी कर लेता हूँ, बिकॉज आई नो द गेम। बिल्कुल सही बात है। That's it. But I don't have to get into the game because कहीं ना कहीं जो मैं मैच देख रहा हूँ, मैं अपना काम भी तो खराब कर रहा हूँ वहां पे। बिल्कुल सही। रोहित वाला सेंचुरी मार रहा है तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा उससे, देश को एक्साइटमेंट मिल रही है, मीडिया को न्यूज मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, बस प्रैक्टिकली, और हमारे इमोशनल सेंटीमेंट डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उबाल मार रहे होते हैं। यस 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 यस। और सर पब्लिक ये बोलती है कि ना आईपीएल अब आईसीसी से भी बड़ा हो गया है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और बीसीसीआई का पावर इतना बढ़ गया है कि अब हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे बॉयकॉट करने पे उतारू हो गए हैं। तो सर इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बीसीसीआई हैज ऑलवेज बीन बहुत सबसे पावरफुल बोर्ड पूरे वर्ल्ड में है, आईसीसी से ऊपर से नेटवर्थ भी है, अगर आप सर्च करेंगे तो आईसीसी से ऊपर तो बीसीसीआई की नेटवर्थ है, राइट। सो जहां परिवार का देखिए, परिवार में पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद उनका बेटा होता है, बेटा अगर बड़ा पावरफुल हो जाता है तो पिताजी को सुननी पड़ती है। हाँ सही बात है। तो आपको बस, लेकिन सर वो पिताजी से बड़ा नहीं होता, वो एज में नहीं, परफॉर्मेंस में, अपने वर्थ में, अपने गट्स में, अपनी अपनी जो चीजें जो उसने क्रिएट की हैं, इफ दैट फेलो बिकम्स बिगर देन द हेड ऑफ द फैमिली, तो हर परिवार का व्यक्ति उसी को देख रहा होता है, हाँ भैया तुम सक्सेसफुल, तुम बताओ कैसे करना है इस काम को। सो यही है आईसीसी बीसीसीआई खेल, मुझे तो यही समझ में आता है। बाकी तो असली क्या है वो भी बोर्ड के अंदर घुस के पता चलेगा। ना मैं जय शाह साहब को जानता हूँ, ना मैं किसी और को जानता हूँ वहां पे पर्सनली, सो आई डोंट, ना मिथुन मनाज भी मतलब खेले अंडर 19। अच्छा, हाँ जूनियर लेवल पे, बहुत अच्छी, जो इस समय बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे बैच के ही हैं। और सर पाकिस्तान अभी जब उसे इंडिया इनवाइट किया गया, मतलब पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बना दिया कि हम सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो हम नहीं आएंगे आपके वहां पे, ठीक है। और वो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के सपोर्ट में जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है सर कि ये क्रिकेट को पॉलिटिक्स का सॉफ्ट मुद्दा बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? अगर आप आई डोंट नो 84 में शारजाह, इंडिया 84-85 में शारजाह में चेतन शर्मा को लास्ट बॉल छक्का मारा जावेद मियांदाद ने, मैं बच्चा था, मुझे याद है आज भी, वो फुल टॉस जावेद मियांदाद ने मारा, जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा जी को छक्का मारा था शारजाह में। अच्छा, शारजाह कब जीते थे? 84-85 की बात है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, मैं बहुत छोटा था, मेरी मेमोरी उस बात को लेकर बहुत स्ट्रांग थी कि वो मतलब ओवर द पूरी फुल टॉस नहीं थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन उन्होंने मार दिया छक्का और इंडिया हार गई थी। चेतन शर्मा विलन बन गए थे और जावेद मियांदाद हीरो बन गए थे पाकिस्तान के। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट हैज एक्चुअली बिकम अ रिलीजन। एंड वो ऐसे रिलीजन नहीं है, वो 70s से है, जब इरापली प्रसन्ना खेलते थे, बिशन सिंह बेदी जी खेलते थे, जब पुराने क्रिकेटर, तब भी वो ऐसा देखा, एकनाथ सोलकर जब खेलते थे तो क्या था, उस समय भी क्रिकेट एज रिलीजन, बिकॉज हमारे देश में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, समझिएगा। फिल्म थी और क्रिकेट था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, बस रेडियो कमेंट्री और सिवा का गीतमाला, ये 2 या 3 चीजें पूरी एंटरटेनमेंट का साधन थी। तो जहां आपके एंटरटेनमेंट के साथ एसोसिएशन रहता है इमोशंस का, तो वो चीज अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो क्रिकेटर स्टार्ट धीरे धीरे सब भगवान के रूप में आ गए। कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिता दिया 83 में, अकेले कपिल देव ने नहीं जिताया अमरनाथ भी थे उसके अंदर, और भी 50 क्रिकेटर और रवि शास्त्री थे, जो किसी को पता भी नहीं है कि रवि शास्त्री दिखाई भी नहीं देते, जबकि रवि शास्त्री वॉज पार्ट ऑफ टीम। संदीप पाटिल जी थे और बहुत सारे लोग थे, बट हीरो कौन बना? कपिल देव जी बने, जबकि टीम पूरी इकट्ठी जीती थी। सर बिकॉज ही वाज अ कैप्टन ऑफ दैट, बस कैप्टन थे, एक पार्ट था। कैप्टन तो देखो हर घर में कोई ना कोई कैप्टन होता ही है। सो मेरा बस ये पार्ट है यहाँ पे कि आपको क्रिकेटर्स को जिस प्रकार से आपने बड़ा बना दिया ना, तो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया है। और जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आ जाता है, या इवन श्रीलंका भी आज से बहुत पहले आ जाता, तो वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट हो चुका था। बट श्रीलंका में अब कहीं ना कई चीजें सुधर गई हैं, तो अब हमारे पास कौन बचा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। सो हम लोग को क्रिकेट को
कभी भी मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी सीन एज अ पॉलिटिकल राइवलरी, इट इज जस्ट अ गेम। आपके पॉडकास्ट में जो भी सुन रहा है, इट इज जस्ट अ गेम विच इज क्रिकेट। सर लेकिन आपने अभी जो बात बोली वो आप गौतम गंभीर साहब की बात बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर साहब ने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। आपने भी बोला कि कपिल देव ने अकेला नहीं जिताया। क्रिकेटर है ना, देव गौतम क्रिकेटर है, मेरा जूनियर रह चुका है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि गौतम जो बोलेगा वो अच्छा और प्रैक्टिकल बात बोलेगा, जो वहां पर है वही तो बात बोलेगा ना। धोनी ने अकेले छक्के नहीं बताया, 97 तो गौतम नहीं मारे थे उसमें मेरे ख्याल से, 97 मारे थे, रन आउट हुआ था, क्या हुआ था, नहीं बोल्ड हुए थे वो, हाँ कुछ हुआ था, तो 97 पे वो आउट हुआ था। सो पॉइंट ये है कि वो अकेला एक खिलाड़ी नहीं जीता था। आप समझो ना, अकेला विकेट मैच जितवा देगा? बॉलर चाहिए उसको, अच्छा फील्डर चाहिए, अच्छे बैट्समैन चाहिए, अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो आप सोच रहे हो वैसा को करने वाला खिलाड़ी चाहिए कि भाई मुझे ऑफ स्पिन उस टप्पे पर चाहिए तो उस टप्पे पर ही फेंकना पड़ेगा उसको, तभी तो अच्छा बॉलर है वो। और अच्छा बॉलर कैसे है, तभी तो टीम जिताने में साथ देगा। लेकिन सब बोलते हैं कि विकेट पे खड़ा होकर स्ट्रेटेजिस्ट करता है, स्ट्रेटेजी सारे कर रहे हैं, कोई भी क्रिकेटर वहां रॉ नहीं पहुंचा हुआ है। आप एक ही खिलाड़ी को इतना बड़ा कर देते हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग के सेंटीमेंट से मैं बता तो रहा हूँ, यार है या नहीं हमारे सेंटीमेंट, हमें एक बंदा पसंद आता है, उसी के पीछे सचिन 89 में आए थे, सचिन 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 होते चले गए। आप समझिए ना, क्या उस समय और क्रिकेटर नहीं आते अच्छे? सर लेकिन सचिन ने बहुत कुछ दिया है, जैसी बॉलिंग शोएब अख्तर साहब जो है इतने बड़े लेजेंड बॉलर है पाकिस्तान के, वो हमेशा इंटरव्यू में बोलते हैं विराट कोहली का कंपैरिजन कभी सचिन तेंदुलकर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा योगदान दिया इंडियन क्रिकेट को, और उन्होंने ऐसे ऐसे बॉलर्स को फेस किया। ऐसे अगर मैं बोलूं तो गावस्कर सर से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था जब वो खेलते थे मार्शल को, जोएल गार्नर को, तब वो हेलमेट भी पहनते थे, आप समझिए। तो उससे बड़ा कोई बैट्समैन कभी नहीं हुआ। उस इरा में सचिन तेंदुलकर ने भी खेला है ना। सचिन तो बहुत बड़े क्रिकेटर है, वसीम अकरम उस समय जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्विंग बॉलर थे, और वकार यूनुस था, आकिब जावेद था, शायद इमरान खान भी थे उस समय, ग्लेन मैकग्राथ थे उस समय। सो सचिन ने भी बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है। बट मैंने ये बोला कि हम लोग एक व्यक्ति को आइडल बना देते हैं, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस लगता है मुझे। जैसे आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे पास शुभमन गिल भी है, अभिषेक शर्मा भी है, सूर्यकांत भी है, सूर्य यादव भी है, सूर्यवंशी भी आज एक नया लड़का क्रिकेटर तैयार होकर आ रहा है। फिर ऐसे क्या हो रहा है कि आज के समय में ये बड़ी अच्छी बात है, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके पर्सनल हो चुके हैं। मतलब आप मानेंगे मोहम्मद शामी के बड़े फैन हैं, सिराज के बहुत सारे फैंस हैं, मतलब यूजी के बड़े सारे फैन हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ने काम किया है कि केवल मीडिया इनको हाईलाइट नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये बैलेंस्ड वे में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज के समय का जो क्रिकेटर है वो ये अच्छी बात है कि पीपल आर वांटिंग पर्सनल सिलेक्शंस। ऐसा नहीं कि जो मीडिया दिखा रहा है कि यही सबसे बड़ा, तो मीडिया सारे मीडिया भी वही दिखाते हैं ना। मीडिया क्या होता है, एक मीडिया ने न्यूज दिखाया तो दूसरा को काटने के लिए वही न्यूज दिखाएगा, तीसरा, उससे क्या होता है एक सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाता है, वो टीआरपी में खेल रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो मुझे लगता है कि आज के समय में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर इतने फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे इतने फॉलोअर्स हैं, करते करते एक डिफरेंट जॉनर क्रिएट हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये आज के समय का सबसे अच्छा पार्ट है कि कोई अकेला बहुत बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और सर ये बताइए कि जैसे आजकल आपको क्या लगता है कि क्रिकेट एक सिर्फ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन के रह गया है? जैसे पहले क्रिकेटर हुआ करते थे, एक देशभक्ति थी, एक सेंटिमेंट्स थे। अनिल कुंबले साहब का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1999 में 1998 में उनके सर पे चोट लग गई थी, बॉल लग गई थी, यहाँ लगी शायद, हाँ शायद यहाँ सॉरी मैं मिस कम हो गया, यहाँ लगी थी उनके चोट करने आया। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे उन्होंने पट्टी बांध के और तब बॉलिंग भी की थी और बैटिंग भी की थी आई थिंक उन्होंने। तो आजकल के प्लेयर को अगर थोड़ी सी भी नी इंजरी जाती है, वो 15 मैचेस के लिए वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। देखिए और क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा मिल रहा होता है, ट्रैवलिंग का कॉस्ट मिल रहा होता है, अकोमोडेशन मिल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उन्हें, और सारा खर्चा बीसीसीआई उठाती है। तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन के रह गया, या फिर देशभक्ति भी कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है प्लेयर्स के अंदर? देखिए, सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है, बीसीसीआई एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता। एसएआई इज इंडिया, जिसके अंडर हॉकी आता है, एथलेटिक्स आता है, आर्चरी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है जिसका हेड ऑफिस है वानखेड़े ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। अच्छा, मुंबई में, राइट। तो हम बोलते हैं इंडिया के लिए खेल रहे हैं, यस इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट। और ये एक बिजनेस हाउस है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, सेल है, ऑडियंस है, स्टेडियम है, फिर आईबॉल्स हैं,
फिर कैमरा वर्क है, फिर स्पॉन्सरशिप सेलिंग है। ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है। सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं? नहीं, पैसे के लिए नहीं। देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगता है नहीं लगता क्रिकेट? बिल्कुल। देश के हर आदमी को लगता है। शंकर साहब सामने बैठे हुए, इनको नहीं अच्छा लगता, इनको क्रिकेट अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली क्रिकेट हैज बिकम अ रिलीजन, एंड ये अच्छी बात है कि एक प्राइवेट हाथ में है। नहीं तो देखिए, धनराज पिल्ले इतने बड़े हॉकी प्लेयर थे, कहाँ हैं आज के समय में? प्रगट सिंह कितने बड़े हॉकी प्लेयर थे, भारतीय कप्तान थे, कौन जानता है? पीटी उषा कहाँ पे है? शाइनी विल्सन कहाँ पे है? अश्विनी नाचप्पा कहाँ पे है? लिम्बाराम जो आर्चर था कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। सब जो आपने नाम लिए अभी, शायद बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे नाम भी नहीं जानते, जबकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कितने बड़े लोग थे ये सब। लिम्बाराम का तो जहां तक मुझे आइडिया है कि वो दिमाग उनका शायद खराब हो गया या थोड़े मेंटली डिसेबल हो गए किस तरीके से कि अपने प्राइम टाइम के बाद वो एकदम खो गए। पता नहीं है भी नहीं, मुझे डाउट है इस पे। लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अच्छी बात है, क्रिकेट इज इन अ प्राइवेट कंपनी हैंड। लेकिन ना नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था, अनफॉर्चुनेट जो हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने बोला था हम पाकिस्तान का मैच को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। फिर बीसीसीआई ने बोला नहीं हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, तो हम हैंडशेक नहीं करेंगे, ठीक है। और लोगों ने इस चीज का विरोध किया। अब भाई हैंडशेक से क्या होता है? अगर नहीं खेलो तो पूरी तरह मत खेलो, तो हैंडशेक भी करो। ऐसा गलत मैसेज दे रहे हो। आप यहाँ बैठे हो बीसीसीआई की क्लास लगाने के लिए? नहीं सर, बीसीसीआई नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग ऑन बीसीसीआई। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक सजेशन जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हो सकती है ये चीजें? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक आदमी, एक्सपोर्ट चलो एक आदमी कर रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ चलो शर्मा एक्सपोर्ट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट का फायदा किसको हो रहा है? इंडिया में रेवेन्यू आ रहा है, उसके घर में भी रेवेन्यू आ रहा है, उसके पास ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, उसका घर और अच्छा चल रहा है, 4 कोठी और बना पा रहा है, 2-4 गाड़ी और खरीद पा रहा है, यस और नो? तो उसका फोकस क्या होगा? उसका फोकस अपने बिजनेस को बड़ा करो। बांग्लादेश में भले मेरे सप्लाई ना हो, बट मैं जुगाड़ करूंगा कि मैं बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर पाऊं। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। चाइना मेरी ट्रीटी नहीं है चाइना के साथ, लेकिन मैं चाइना के साथ भी एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना चाहूंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मे बी यू नो। सो बिकॉज मेरे को अपना इंटरेस्ट नहीं, प्राइवेट कंपनी है, पैसा है क्या? बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब पैसा से बड़ा प्रैक्टिकली में बहुत सारी चीजें नहीं है। और हर आदमी को जो भी धंधा कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है यार, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर मनी प्रैक्टिकली। सो बीसीसीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका है। देखिए, हमारा पूरे विश्व से थोड़ा नाम किसने किया हुआ है? क्रिकेट ने किया हुआ है। कौन सा स्पोर्ट ने किया हुआ है? क्रिकेट। अभी नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन जीता, हम बड़े हुए। उससे पहले वीरेंद्र सिंह जी ने बॉक्सिंग जीता था, हम बड़े हुए थे। फिर वो एक और रेसलर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, सुशील सिंह तो थे ही, एक और थे सुशील कुमार, एक और थे जिन्होंने बड़ा अच्छा फ्लिप मार के CW ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक में। मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गेम इज नाइस, गेम्स आर गुड, बट एक प्राइवेट बॉडी होना से क्या होता है कि आपका स्कोप ऑफ रीच बढ़ा जाता है, आपका ब्रांड बढ़ा जाता है। क्रिकेट बीसीसीआई ने भारत की इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड लीडर बना दिया है हर लिहाज से। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। 80s में जब आप दूरदर्शन देखते थे ना, अगर आपने देखा होगा, अगर आप उस समय होंगे, मैंने देखा है, नहीं देखा, चित्रहार देखा है मैंने। हम वेडनेसडे और फ्राइडे बैठते थे, 8 बजे चित्रहार आता था, संडे को फिल्म आती थी। आप मानेंगे दूरदर्शन पे सत्यम शिवम सुंदरम गोल चक्कर चलता था, फिर बीच में रुकावट के लिए खेला जाता था, ठीक है ना। 93-94 में प्राइवेट टीवी आया, शायद जी आया या कौन आया, प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए। आज भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, हमारे पास प्लेटफॉर्म था 70s से, दूरदर्शन वो सरकारी चैनल था, सरकारी था, अभी भी सरकारी है, आज सरकारी है, उसकी स्पीड है। और उसके बाद जो आज तक आया 97-96 में, उसकी स्पीड देखिए। अगर दुर्गा प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे तो पुराना कौन है? पुराना दूरदर्शन। और नया कौन है? ये जो प्राइवेट चैनल, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे किसमें फर्क है? कौन सी आप दिखाता है, कौन नीचे दिखाता है, कौन सा यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे, बताइए। जो प्राइवेट बॉडीज वो ऊपर है, और जो पुराने थे वो यहीं पर है। वो अभी तक वही चला रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, वो अभी तक आज चलता है। आज मुझे पता नहीं, आज चलता है, वो आज भी चलता है सर। अच्छा, सो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जहां प्राइवेट हाथ लग गया किसी भी चीज में, चीजें बहुत तेज, बहुत पॉलिश में बढ़ती हैं। आकाशवाणी बहुत 40-50 से है, लेकिन FM स्टेशन आया तो क्या हुआ? और एफएम बहुत पुराने नहीं है, 2000 के बाद आए हैं। 2000 बिल्कुल सही बात है। पहले आकाशवाणी, FM1, FM2, FM गोल्ड और विविध भारती, ये सब चलता था ना। आज भी चलता है, वैसे ही आज भी वैसे ही चलता है वो। लेकिन प्राइवेट आज कहां से कहां पहुंच गए? तो प्राइवेट का किसी भी बिजनेस मॉडल में आना बहुत जरूरी है। एक पुरानी गाड़ी होती थी एम्बेसडर और फिएट,
चल रही थी आराम से। जैसे ही Hyundai मारुति ने लॉन्च करना शुरू किया तो होंडा भी आ गई, मर्सिडीज भी आ गई, किया भी आ गई, ये भी आ गई, वो भी आ गई। क्या हुआ? प्राइवेट आने से क्या हुआ? एक्सपोजर बढ़ा हुआ, मार्केट बढ़ा हुआ, रीच बड़ी हो गई, लोग खरीदने लगे चीजों को। तो आप समझिए ना, ये तो बात सही है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। प्राइवेट का आना किसी भी फील्ड में बूम लेकर के आता है, क्योंकि तो बीसीसीआई अगर कहीं ना कहीं अगर सरकार के अंडर होता तो इतना बड़ा शायद नहीं बन पाता आपके हिसाब से। हाँ, आप सामने हॉकी है, हॉकी नेशनल गेम है हमारा, नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी। कहाँ पे है? आप मुझे 5 खिलाड़ी के नाम बताइए। नहीं पता होगा। आप मैं आपसे पूछूंगा 20 आईपीएल प्लेयर बता दीजिए, आप बता देंगे, जबकि ओडीआई भी नहीं खेले। हाँ, ये बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे 4 बॉक्सर के नाम बताइए, 4 रेसलर्स के नाम बता दीजिए, बताइए ना। सब इंडिया, सब ऐसे आई वाले हैं सब, और सरकार के अंडर में सब। सरकार के अंडर की बात नहीं कर रहा, जो ये प्राइवेट के अंडर में इसलिए पॉपुलर है। वो किस अंडर में है? वो एक बोर्ड है, वो एक लॉबी है, एक अथॉरिटी है, वो वहां पे है, तो वो उनकी स्पीड स्लो है। मैं बता रहा हूँ, 4 नाम लिए ना, पीटी उषा, शाइनी विल्सन, अश्विनी रजप्पा, लिम्बा राम, और भी ऐसे बहुत, प्रगट सिंह, धनराज पिल्ले, कहाँ है लोग? दे वुड बी बिग। आज के डेट में बहुत बड़े होंगे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन गावस्कर भी तो बड़े थे। गावस्कर ने भी तो 89 में 90 में खेलना छोड़ दिया था, लेकिन आज भी बहुत बड़े हैं ना वो। धनराज पिल्ले साहब ने छोड़ा होगा शायद 2004-5 के बाद। आप जानते हैं उनको? कहाँ पे है इस समय? प्रगट सिंह को जानते हैं आप? कहाँ पे है वो? हो सकता है कि डेट में बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हों, मैं अभी ये भी कह रहा हूँ, बट वो प्राइवेट बॉडी में नहीं रहे तो पब्लिक में इन लोग के विजन्स वो रहे। जबकि ऐसे लोग हैं कि इनको, मुझे लगता है कि आज भी इन लोगों को अगर के सड़क पर या समाज में बोलना शुरू कर देना चाहिए। धनराज पिल्ले साहब को आते होंगे, लेकिन उस हॉकी लॉबी में, जबकि दे शुड बी सीन एज नेशनल हीरोज। दे वर नेशनल हीरोज, बट दे वेंट इनटू ओब्लिवियन। कहीं दाएं बाएं हो गए, कहीं खो गए। कपिल देव, जडेजा आज भी दिखाई दे जाते हैं ना, कहीं टीवी में बैठे हो, कहीं बैठे, जबकि इनको क्रिकेट खेले छोड़े कितने दिन हो गए? 25 साल हो चुके हैं। और सर मैं एक शर्मा, हाँ, नाम और लेना चाहूंगा, विनोद कांबली सर का, जो सचिन सर के साथ ही डेब्यू किया था, फिर अब आज वो कहीं भीड़ में खो गए। नहीं, वो तो खैर वो पर्सनल रीजंस होते हैं उसके लिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग ऑन दैट। जबकि वो अपने पर्सनल चॉइसेस लगते हैं मेरे को, क्योंकि ही वाज अ वेरी बिग क्रिकेटर। मुझे आज भी याद है जब उन्होंने 200 रन बनाए थे फिरोज शाह कोटला में, शायद मैं खेल देखने भी गया था, 90s की बात है। 200 किए थे या पता नहीं 100, बड़ा एसएस के बैट से खेलते थे वो, और यहाँ पर वो रिस्ट हेड बैंड लगाया हुआ था, तो मैंने वो गेम भी देखा। सो ही वाज अ गुड क्रिकेटर। बट क्या होता है कि आपकी अपनी चॉइसेस, अपनी डिसिप्लिन भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यू गेट माय पॉइंट? आप भाग रहे हैं बहुत आगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करे, या आपकी अपनी बोध चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पर कुछ कमी हुई होगी, मुझे आइडिया नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हुई होगी कि आप इतने हाईलाइट, इतने स्टार्टअप को आप मेंटेन और मैनेज नहीं कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है बीसीसीआई जो प्राइवेट बॉडी है, ये कहीं ना कहीं ये मतलब पार्शियलिटी करती है लोग, मतलब प्लेयर्स के साथ? जैसे अभी आप रोहित शर्मा और विराट कोहली सर का ले लीजिए कि उनके साथ पार्शियलिटी। आपको लगता है कि उन्हें T20 छोड़ना उनकी पर्सनल चॉइस थी, या उन्हें छुड़वाया गया जानबूझ के? देखिए, ये ना फिर बोर्ड मैटर्स है। मतलब मैं ना बोर्ड का पार्ट हूँ, ना मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, ना मैं बोर्ड में कोई पोस्ट रखता हूँ। लेकिन हाँ, एज अ फॉरेन बॉडी जो बाहर से एनालिसिस देखता है, देखिए रोहित शर्मा जी, विराट कोहली सर, ये सब इतने बड़े क्रिकेटर हो चुके हैं देश में कि हर आदमी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इनके साथ में, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ देशवासियों से भी कि हमें ना थोड़ा सा और आगे देखना है। जैसे सूर्यवंशी एक खिलाड़ी आज अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में धुरंधर बैटिंग करके आया, वो पहले से कर रहा है, 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ, कर रहा है जबरदस्त बैटिंग। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते रहेंगे परमानेंट? तो समझने मेरी बात को। या सचिन सर 89 में आए, मेरे ख्याल से 2012-13 में आफ्टर वर्ल्ड कप उन्होंने छोड़ा क्रिकेट, 14 में छोड़ा। तो एक व्यक्ति 11 दिनों की टीम है, 150 करोड़ की आबादी है, हर घर में बच्चा, बाप चाहते हैं मेरा बच्चा क्रिकेटर बने, सारे नहीं बनते। बट अगर वो 11 जनों की टीम के अंदर 6 पोजीशन 15-15 साल तक भरी रहेगी, तो फिर क्या होगा? कैसे होगा? वो समझिए ना मेरी बात को। एक ही खिलाड़ी खेल रहा है 18 साल, बिकॉज इंडिया का सेंटीमेंट जुड़ा उसके साथ में। मेरा तो ये मानना है कि सर की पॉन्टिंग सर ने किया था, अनाउंस कर दिया भाई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बट मैं अब नहीं खेलूंगा, क्योंकि और बच्चों को साथ देना है, और तो बच्चे भी तैयार होकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो एज अ क्रिकेटर, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपको कहीं ना कहीं तो रिलीज करना पड़ेगा। ऐसा ना सिचुएशन बने कि आपको बोला जाए कि हाँ
आपके जब 400 विकेट जैसे ही पूरे होंगे उस समय आप टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मतलब 400 विकेट लेने का पूरा करवा रहे हैं उनका। आपको क्या लगता है एक लिमिट सेट होनी चाहिए इसकी भी, मतलब रिटायरमेंट की? लिमिट सेट नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग को ग्रीडी नहीं होना चाहिए एज क्रिकेटर कि मैं ही क्यों खेलता हूँ यार, और भी बच्चों के सपने अच्छे क्रिकेटर आ रहे हैं ना, छोड़ दो, इतना पैसा नाम कमा चुके हो, पैसा हो चुका है, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। मतलब ये मेरे सेंटीमेंट्स हैं। बिल्कुल। शायद मैं इंडिया कभी खेला होता तो मैं इसी थॉट पे चलता कि और बच्चे भी तो हैं और माँ बाप भी तो हैं जिनके सपने हैं अपने मेरा बच्चा इंडिया में खेले, टेस्ट प्लेयर बने। लेकिन देखिए खड़ा हुआ है, वॉल तो खड़ा हुआ है 20 साल तक, वॉल ही खड़ा हुआ है वहां पे। तो ऐसा थोड़ी कि उससे अच्छा डिफेंस करने वाला बैट्समैन कोई और नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। या उससे अच्छा कवर ड्राइव मारने वाला कोई नहीं होगा। तो हो जाएगा। अरे पॉलिश का है, आप लेके तो आओ ऊपर। पाकिस्तान में कैसे वो इमरान खान साहब का मैं पढ़ता था कि वो गांव में ढूंढते थे, कभी वहां से वाकिफ जादू उठा के ले आए, कभी वकार न्यूज उठा के लेकर के आ गए। कैसे लेकर के आ गए? आप ढूंढो, मतलब माइनिंग करो। क्रिकेटर 150 करोड़ की आबादी में आपके पास वही 11 क्यों 10 साल खेलते रहे? 20 साल तक युवराज सिंह आई थिंक 20 साल तक खेले। सारे ही खेले 97 98 में आए थे और फिर भी कहते 2 साल की क्रिकेट बची हुई है भाई, और क्रिकेट बची हुई है उनको खेलने दो। पूरी लाइफ की बची हुई है, 20 साल खेल भी लिया, इतना पैसा कमा लिया कि नाम दौलत सब। नहीं, दे हैव डन वेरी गुड फॉर द नेशन, ऐसा नहीं है। और हम लोग को एक खुशी मिलती है जब मैं युवराज सिंह का वो याद करता हूँ, छक्के मार दिए उसने। तो क्या है कि सब चीजें ऐसी हैं कि यू नो दे आर ट्रॉफीज फॉर द कंट्री, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, शायद युवराज सिंह सर के फैन को बुरा लग जाए ये चीज, सॉरी सर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये सर कि जब उनको कैंसर हुआ था अनफॉर्चुनेट, तो उनके बाद उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई सर जब वो टीम में आए। ये तो बात सच है, सच है, मानते नहीं मानते आप? नहीं, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता। अच्छा। मैं बहुत रेयर फॉलो करता हूँ, कब आए कब गए। मैं तो वर्ल्ड कप फाइनल भी नहीं देखा 2012 वाला, जो उसने धोनी छक्का मारा, मैंने देखा। हाँ 11 मैंने देखा भी नहीं, देखी मुझे साल भी आ गई। अच्छा, तो मतलब आप मानते नहीं मानते ये चीज? बताइए, परफॉर्मेंस हुई बस या उन्हें, चलो उनकी उम्र 6 हमारे कुछ दिन पहले आपको एक बात बोली थी कि हम लोग ना इमोशन पे चलते हैं। युवराज सिंह मतलब युवराज सिंह तो क्रिकेट का युवराज है, ठीक है। तो हर व्यक्ति देखता है युवराज क्यों नहीं टीम में, युवराज क्यों नहीं टीम में, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, युवराज क्यों नहीं टीम में। तो देखो क्रिकेट तो उनके, आपको एक लेवल पे मैच्योरिटी चाहिए जो युवराज में थी, हरभजन सिंह में थी, वीरेंद्र सहवाग में थी, उस बैच जितने बच्चे थे सबके, क्योंकि वो लोग 15-15 साल से साथ खेले हैं। और जब आप 15 साल 18 साल साथ खेलते हो तो आपकी आपस केमिस्ट्री भी फैमिली की हो जाती है। आप सोचते हो, आप मुझे समझ में आता है, वो सोचेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सोच में ही समझ में आ जाता है। तो एक टीम को जीतने के लिए क्या चाहिए? आप इसको सीधे परिवार कर लीजिए ना। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, मेरे पिताजी ने बोल दिया ऐसे आंख दिखा दी, तो मुझे वो काम नहीं करना है ना। वहां पे बोलेंगे नहीं सबके सामने, वो बस ऐसे चुपचाप देखेंगे और मैं समझ जाऊंगा। तो जब 15-18 साल तक अगर आप साथ रहते हैं, खेलते हैं, आपके सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर साथ हो रहे हैं, आप होटलों में साथ रह रहे हैं, डाइनिंग हो रही है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो अलग केमिस्ट्री होती है। और जब आपकी केमिस्ट्री ऐसी धांसू होती है, हम लोग बेस्ट क्रिकेट क्यों खेले उस समय? केमिस्ट्री ऐसी थी, टीम में मेंबर्स ऐसे थे कि जो सालों साल साथ में एक जैसे ही चल रहे हैं। सो लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि अभी मौका मिलना चाहिए और बच्चों को। क्या राहुल द्रविड़ के एरा में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं आया होगा? बहुत आए होंगे, बहुत होंगे उस टाइम, आए होंगे ना। कितने सारे, अमोल मजूमदार ने जिसने डेब्यू रणजी ट्रॉफी में शायद 260 रन बना दिए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक बैट्समैन जिसने मुंबई से ओपनिंग की, लेकिन आपको पता है इंडिया कभी नहीं खेल पाया वो अभी वुमेन वर्ल्ड कप जो टीम जीती है उसके चेयरमैन या मैनेजर थे या कोच थे, आई डोंट नो। तब जाके वापस हाईलाइट में आए, तब समझ में आया कि 1994 या 93 में जब उन्होंने डेब्यू किया था मुंबई के लिए, 260 डेब्यू में मारे थे रणजी ट्रॉफी, 260 रन। हाँ, उसके बाद कभी रैंकिंग में नहीं आया, इंडियन रैंकिंग में नहीं आया, रन बनाते गए बट कभी टीम में नहीं आया। सो पॉइंट ये है कि क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? केवी भास्कर थे दिल्ली के, आप मतलब मैं क्रिकेट थोड़ा डिटेल में जाता हूं तो आप बंटू सिंह थे, कभी आए नहीं आसपास, जबकि देवर वेरी गुड क्रिकेटर्स। तो सर आपको लगता है कि फिर ये जो जुगाड़ है, अप्रोच है या नेपोटिज्म हम कह सकते हैं, क्या ये चलता है क्रिकेट में? कि मतलब आप जब आपको सिलेक्शन हो रहा होता है, सर सिलेक्शन प्रोसेस बताइए थोड़ा सा, सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे? और इंडियन क्रिकेट टीम में कोई बंदा, कोई एक नौजवान है, एक 18 साल का है या 17 साल का है, तो वो क्रिकेट में अपना करियर कैसे बना सकता है? या जुगाड़ से ही बनता है, या फिर सही में टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें?
टैलेंट के अलावा जुगाड़ भी चाहिए या पैसा भी चाहिए या फिर नेपोटिज्म जैसा वो कहते हैं, एक कोई गॉडफादर होना चाहिए क्रिकेट, एक बीसीसीआई में या फिर एक क्रिकेट की दुनिया में? देखिए, आपके पास एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, लेकिन वो तो एक पार्ट सेकंड है। पार्ट वन है कि आपके पास टैलेंट होना चाहिए। सर अभी तो आपने बोला कि तो 60 रन उन्होंने बनाया, वो अभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। वो देखिए, वहां पर भाग्य भी आता है। क्रिकेट इज ऑल्सो लक। स्पोर्ट्स या कोई भी चीज लक भी बहुत मैटर करती है लाइफ में, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मेरा दिल्ली स्टेट तो नहीं, दिल्ली स्कूल क्रिकेट में मेरा रिकॉर्ड है 5 विकेट 1 रन पे। मैंने मॉडर्न स्कूल अगेंस्ट किया था। अच्छा। वो हेडलाइन थी, कई बार हेडलाइन थी, बट उस साल मैं अंडर 19 नहीं खेला था। आप मेरी बात समझिए। और कल मेरी और भी विकेट थी दिल्ली इंटर स्कूल में। मैं हंसराज कॉलेज के साथ खेलते हुए 2000 एक सीजन में टॉप रन गेटर था, 297 रन बनाए, 297, बट मैं डीयूटी में नहीं आया। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पास इन्फ्लुएंसर चाहिए। टैलेंट कई बार मैटर करता है, लेकिन लक बहुत मैटर करता है क्रिकेट में। मैं मतलब बहुत अच्छे से क्रिकेटर को जानता हूं जो बेचारे क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं। मैं सीधे से बता रहा हूँ आपको, भारत सरकार में, अच्छा, चाहे वो इस डिपार्टमेंट चाहे इस डिपार्टमेंट, वो ऐसे क्रिकेटर थे कि अगर उनको उस समय बैट पकड़ा देते ना तो शायद सूर्यवंशी थे उस समय। सूर्यवंशी नाम है ना, वैभव सूर्यवंशी। वैसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो थे मेरे टाइम पे, बट वो नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं लक मैटर करता है, कहीं ना कहीं आपकी और भी बहुत सारी चीजें, मतलब इट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको। टैलेंट आपके पास होना चाहिए, आपका कोचिंग सॉलिड होना चाहिए, जिसके बोर्ड में चलती है वो या जिसकी स्टेट की सिलेक्शन टीम में चलती है, उसके नेटवर्क बहुत अच्छा हो कि वो यहाँ से बोले आप वहां पर टॉप 30, टॉप 35, टॉप 40 में आ जाए। उसके बाद आपके पास कोई और वहां पर बोलने वाला चाहिए भाई साहब, चाहिए मतलब आपको कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए जो आपको वहां तक पहुंचाए। लेकिन अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अप्रोच होना चाहिए आपका। देखिए, हमारे देश में ये तो चलता ही है, अप्रोच तो चलती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपका लक बहुत मैटर करता है। मैं एक अच्छा क्रिकेटर था, मुझे पता है मैं ऐसा क्रिकेटर था कि मुझे बड़े बड़े क्रिकेटर बोलते थे कि शैलेश तुम्हें बड़े क्रिकेट खेलने के लिए बैटिंग करने की जरूरत नहीं है ना बॉलिंग करने की जरूरत है, तुम एज अ फील्डर बड़े लेवल पे खेल सकते हो। बिकॉज मैं फील्डर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अच्छा। जो मेरे साथी क्रिकेटर सब बता सकते हैं कि मैं फील्डर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। उस समय जॉन्टी रोड्स बहुत फेमस होता था, तो मुझे जॉन्टी बुलाया जाता, जॉन्टी रोड्स मुझे बुलाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं बैटिंग अच्छी करता था, बॉलिंग अच्छी करता था। मैं तब भी ऊपर लेवल क्यों नहीं खेल पाया? कहीं ना कहीं तो लक होता है, कहीं ना कहीं तो आपके पास इन्फ्लुएंस की कमी हो जाती है टॉप लेवल पे कि मेरे पिताजी शायद नहीं बोल पाए या मेरे पिताजी का नेटवर्क नहीं था बोलने के लिए। लेकिन हाँ, ये भी तब होता है जब आपका भाग्य होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट है, जो अर्जुन तेंदुलकर वो केवल आईपीएल के लिए इंडिया में खेल नहीं पाए। आप रोहन गावस्कर के पास जाइए, गावस्कर साहब के बेटे वो तो रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल से बहुत ज्यादा, बट तब भी नहीं खेल पाए वो। तो यहाँ पर लक, हाँ उनके पास वो तो था सही, इन्फ्लुएंस कम थोड़ी था। जैसे सिराज हुआ वर्ल्ड कप में, मस्ती में घूम रहे हैं, स्काई का फोन पहुंचता है, भैया टीम के अंदर है, क्या नहीं लकी तो है। बिल्कुल, ये जो आप सोच ही नहीं रहे हैं वापस साथ हो गया। आप सोच रहे हैं मैं टीम में क्यों नहीं हूँ, और अचानक फोन आता है कि भाई गाड़ी पकड़ जहाज से आ जाए वापस। तो यही तो लक है। आपको पता नहीं होता। कई ऐसे क्रिकेटर भी जानता हूँ जो बैग लेके खड़े हुए हैं, उनको पता है कि कल वाले टूर में निकलना है और चिट्ठी आ जाती है कि भैया घर में। तो यही होता है जैसे विमेन क्रिकेट में शेफाली जी थी, तो किसी का नहीं पता क्रिकेट में लक कहाँ कौन सा काम आ जाए। आपको शिवराज से छक्का मारना थोड़ी कहता 6 बॉल में 6 छक्का, लेकिन बड़ा देना 6 छक्के, बहुत लोग कोशिश करते हैं, हो ही नहीं सकता ये क्रिकेट, वो तो हो ही नहीं सकता, कोई प्लान करके नहीं चल सकता। अब आपने कल सूर्यवंशी ने जो 175 बनाए, वो अपनी केवल बैटिंग कर रहा था, रन बन रहे थे, वो प्लान करके नहीं किया था कि मैं 175 बनाऊंगा 170 बनाऊंगा, वो केवल अपनी बैटिंग कर रहा था। यू जस्ट हैव टू डू योर बिट, बाकी लक विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड क्रिकेट तो है ही लक का ही। अच्छे अच्छे बैट्समैन 0 पे उड़ जाते हैं और जो एवरेज बैट्समैन होता है वो 100 मारने चला। क्या है लक ग्रेट, और 2-3 चीजें और होती है, बट मेनली मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स लक, क्रिकेट लक है। अभी 20 साल से मुद्दा उठा रहे हैं पॉल्यूशन और ये सोशल वेलफेयर का और ये ट्रैफिक का, रोड सेफ्टी का, ट्रैफिक का, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। तो सर आप पहले सबसे पहले यही बताइए कि ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया, ये आपको नाम पहली बात तो दिया किसने, और दूसरी बात ये जो पूरा प्रचलन चला, ये आपने चलाने की कब सोची और मतलब क्यों सोची ये चीज? देखिए, मैं कॉलेज से निकल के आया,
हंसराज से फिर MBA किया मैंने, और फिर जब वापस नौकरी करने आया तो मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी तो जगह अच्छी जगह, बट मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं क्रिकेटर था, मुझे बंद काम नहीं करना था। तो मैंने कुछ इनोवेशन करने की सोची, हो ही गई, और फिर हमने एक ट्रैफिक अपडेट नाम का सेगमेंट क्रिएट किया जिसमें हमने ट्रैफिक पुलिस। मैं ये सोचता था कि आप देखो जितने भी न्यूज चैनल्स थे उसमें आ गए थे कई सारे न्यूज चैनल, तो आपके पास पॉलिटिकल न्यूज होती थी, वर्ल्ड न्यूज होती थी, स्पोर्ट्स न्यूज होती थी, इंटरनेशनल न्यूज होती थी, और सिनेमा की न्यूज होती थी। बट अगर लक्ष्य को या शैलेश को अपने घर से स्टेशन तक जाना है या अपने घर से एयरपोर्ट तक जाना है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता था सचिन ने सेंचुरी मारी, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि शाहरुख खान की फिल्म हिट हुई, बट मुझे फर्क पड़ता है कि मैं मयूर विहार से निकल रहा हूँ और मुझे अक्षरधाम के पास जाते जाते निजामुद्दीन खट्टा के बाद जाम मिल जाए, इससे मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे ट्रैफिक मेरी जर्नी को फर्क पड़ेगा, राइट। तो मैंने वही सोचा, एक आइडिया डेवलप हुआ, ऑलरेडी कुछ चल रहा था, मैंने उसको और पॉलिश किया, पॉलिश करके प्रेजेंटेशन बनानी शुरू की, उसको ले जाके देना शुरू किया, एंड लकीली वी बिकेम ट्रैफिक अपडेट वाले लोग। नहीं, ट्रैफिक अपडेट तो स्लोली ग्रेजुअली, जैसे मैं बोलता हूँ, कई जगह बोलता हूँ कि महात्मा गांधी के अपना काम कर रहे थे, राइट, बट उनको किसी ने बोल दिया ये महात्मा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी का नाम बदल के महात्मा गांधी हो गया, गांधी से महात्मा गांधी बन गए। सचिन तेंदुलकर केवल बैटिंग कर रहे थे अच्छी, लेकिन इन्हें रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया कि ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। रिकी पॉन्टिंग जी का स्टेटमेंट है सचिन जी के लिए कि ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो क्या हुआ कि वहां से हो गया गॉड ऑफ क्रिकेट, बिकॉज एक बड़े आदमी ने बोल दिया। तो मुझे किसी चैनल ने ट्रैफिक गुरु के नाम से मेरे ऊपर पूरी फिल्म बना दी, डॉक्यूमेंट्री, भारत में ट्रैफिक गुरु के नाम से मशहूर शैलेश चिन्हा की कहानी, यही था हेडलाइन। सर हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्यूमेंट्री आपकी कहां मिलेगी ताकि हमारे दर्शक ढूंढेंगे शैलेश चिन्हा के बारे में, ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया, ट्रैफिक गुरु की मिल जाएगी, चैनल ने बनाई थी, तो यूट्यूब वगैरह पे है, अच्छी है। तो वहां से ट्रैफिक गुरु हुआ, फिर होते 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 ट्रैफिक गुरु ऑफ इंडिया इसने वो किया, फिर जब आपको एड्रेस लग जाते हैं वैसे फिर धीरे धीरे बन जाते हो। आप तो केवल अपना काम कर रहे हैं, या सचिन ने केवल बैटिंग के लिए गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया, महात्मा गांधी से मैंने काम किया, गांधी जी ने महात्मा गांधी बन गए। तो मतलब मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा अपने आपको, बट ऐसे ही नाम जुड़ते हैं आपके नाम के, आपको पता चलता नहीं है। सर ट्रैफिक गुरु जो नाम है आपका, टीवी प्रेजेंटेटर भी नाम है, रेडियो जॉकी भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, क्रिकेट प्रीमियर लीग प्लेयर भी है, ठीक है जी। तो शैलेश सिन्हा जी असल में है कौन? शैलेश सिन्हा, वाह, ये ड्रीम है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सोचता हूँ कि लक्ष्य जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे आज पॉडकास्ट बैठा हूँ, सो ये मैं कभी करना चाहता था, आज बुला लिया। तो पॉइंट ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है सॉलिड होनी चाहिए। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट खेला टॉप लेवल पे, इंडिया नहीं खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला, बट फिर भी अपने लेवल के हिसाब से मैं बहुत अच्छा खेल करके आया। रेडियो टीवी एक्साइट करता था, वहां ट्राई किया, आज न्यूज मिल गई ऑटोमेटिकली, टीवी पे घुसना चाहा, टीवी पे मुझे शोज मिलने लगे अपने आप ही। मैंने सोचा कि यार देश में सबसे बड़ा मीडिया हाउस कौन सा है, वहां नौकरी करके कैसा लगता है। मैं इंटरव्यू देने गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, पहली बार नौकरी लग गई। मेरे को वहां के टॉप लेवल के व्यक्ति ने बोला कि शैलेश जी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बोला सर अभी कहीं विदेश जा रहा हूँ घूमने के लिए, ये 2005 का था, 4-5 की बात है। मैं बोला सर अभी विदेश जा रहा हूँ, घूम के आऊंगा 15-20 दिन बाद, फिर आके ज्वाइन करता हूँ। ही वाज मोर देन हैप्पी। सो माय पॉइंट इज कि आप अपने आप को लिमिट मत रखो। हमने अपने आप को समझा दिया है कि यार तुम ये हो, तुम यही बन के मर जाओगे, यही बन के रिटायर हो जाओगे। मैंने क्या किया कि अपना एक चीज तो पक्का रखा, कम्युनिकेशन को, कि लोगों से मिलते जुलते रहो, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन क्या था, मैंने बिग ट्रिक, आरजे मीडिया इज कम्युनिकेशन, टेलीविजन इज कम्युनिकेशन, फिल्म पहले की कम्युनिकेशन, आज अपने साथ बैठा हूँ कम्युनिकेशन। सो पॉइंट ये कि आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने आप को लिमिट नहीं रखना, एक्सप्लोर करते रहो ना। मतलब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सिंगर अच्छे हो तो आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो सकते। ये कौन बताता है आपको? ये आपको समाज बताता है और आप उसको मान लेते हो अपने आप। समाज बताता है और समाज ये इतना स्ट्रांगली हमें मेंटली ले लेते हैं इस चीज को कि फिर हम सोचते हैं हम सिर्फ सिंगिंग ही कर सकते हैं। अब आप सोचिए ना लक्ष्य कि मैं अगर ट्रैफिक फील्ड पे काम कर रहा हूँ तो मुझे गाइड करने वाला कौन था? कोई हो ही नहीं सकता, किसी ने कभी किया ही इस काम को। आप मुझे बताइए किसने काम किया ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं है वहां पर। तो आपको एक्सप्लोर तो करना है, एक्सप्लोर करते करते आज आपने मुझे बैठाया ना साथ में,
चाहे 25 साल बाद बैठा, बट बैठाया मुझे अपने साथ में। तो पॉइंट ये कि आपको एक्सप्लोर तो करना है। आप दाल मखनी और शाही पनीर ही खा के जिंदगी भर बिता देते हो। कई होता जब क्या होगा, दाल मखनी ले आओ और शाही पनीर ले आओ, नहीं करता, हर आदमी करता, सबसे सेफ है। कब तक सेफ रहोगे? मृत्यु तो पक्की है। तो एक्सप्लोर करके जाओ अपने जीवन को। मैं 2007-8 का मारुति सुजुकी ऑटो क्रॉस नेशनल कार चैंपियन रह चुका हूँ। 2007-8 का ऑटो क्रॉस मारुति सुजुकी ऑटो क्रॉस 2007 फास्टेस्ट ड्राइवर इन इंडिया। एक्सप्लोर किया तभी तो पहुंचा हुआ वहां पे। मैं छोड़, और उससे पहले मैं टाइम में नौकरी करता था, वो भी चल रही थी, ऐसे नहीं वो छोड़ दी थी मैंने, वो भी चल रही है। स्टार्टअप किया, स्टार्टअप भी आपका हिट हो गया। मैं स्टार्टअप भी टॉप कैटेगरी में आ गया अपने टाइम में 2006-7 के आसपास, नहीं 8-9 के आसपास। अब एक्सप्लोर तो करो। जीवन को आपने ऐसे क्यों बांध कर रखा हुआ कि यार मैं ये बन गया तो अब ऐसे ही रिटायर हो जाऊंगा, ऐसे ही खत्म हो जाए? नहीं, हाँ, मतलब ये कुएं के मेंढक टाइप्स बन गए हैं लोग। नहीं, कुएं के मेंढक बनो, बट स्टिल हैव अ थॉट टू एक्सप्लोर लाइफ। आजकल की युवाओं में सर है, सरकारी नौकरी लग गया, बस 60 साल तक वहीं बैठ के कुर्सी पे। ये पहले होता था, अब तो खैर एक्सप्लोरेशन बहुत है। मैं ऐसे आईएएस को भी जानता हूँ जिन्होंने नौकरी छोड़ करके अपने सपनों की तरफ भाग रहे हैं। आप विकास जिले की किस तरह की बात कर रहे हैं शायद? अब पर्सनली मैं तो जानता नहीं हूँ क्योंकि आज शो में बैठे, बट मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कि उनको रिटायरमेंट की थी या उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू बोला था कि मैंने छोड़ी आईएएस की नौकरी, फिर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं, मतलब देखता हूँ तो सुनता जरूर हूँ। हाँ, मैं अरे बहुत अच्छा बोलते हैं वो, ओशो को फॉलो करते हैं वो। हाँ, ओशो की बातें बोलते हैं वो। मतलब वेरी गुड स्पीकर, आई जस्ट लव टू मीट हिम वन ऑफ द डे। मैं एक जगह से बोल भी चुका हूँ, मुझे बहुत सीखा है उसकी बातें चलती है, बिकॉज जो ठहराव है बात करने का वो शानदार है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी विधाएं हैं, लक्ष्य, और ये हर व्यक्ति के अंदर जो मुझे दिख रहा है, अपने आप को बाउंड मत करो। बिल्कुल सही। हम लोग बाउंड में बैठ जाते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं अपनी शादी कराने गया था, मैं बता रहा हूँ, अब मैं टेंट वाले के पास नहीं गया, मैंने बोला खुद एक्सप्लोर करते हैं। तो टेंट वाला भी ढूंढा, ये भी ढूंढा, वो भी ढूंढा। नहीं तो आजकल क्या होता है, वन स्टॉप शॉप पे जाओ, वो आपको डीजे भी देगा, फ्लैट डेकोरेशन भी देगा, केटरिंग भी देगा, बारात का वो भी सब कुछ दे देगा। बट हमने एक्सप्लोर किया, लेट अस ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो इट केम आउट विद द बेस्ट इवेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ। आपको एक्सप्लोर करना है। फैशन इज नॉट व्हाट यू आर फॉलोइंग, फैशन इज व्हाट यू हैव, फैशन इज योर स्टाइल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैटर्न में चल रहे हैं, स्टेटमेंट बात के चल रहे हैं तो सब वहीं घूमते रहेंगे। अगर एक खाकी ट्राउजर चल रही थी 2003-4 में, सब वहीं में घूम रहे हैं। मतलब जो चीज चल रही है पैटर्न में, भीड़ थोड़ी बनना है जीवन में। हो सकता है कि आपको सेटबैक्स मिलेंगे लाइफ में, अगर आप भीड़ बन के चलोगे तो आप सेफ हो, मेरी ट्रैक पे चलोगे तो शायद आप अनसेफ हो। बट आप जितना अपने बारे में लिख के उतना मैं जानने वाली बात है। मेरे बालक बालिका आज 10 साल बाद देखेंगे, बोलेंगे पापा मेरे ये है, ये है, ये है, ये है। मजा आता है ना, मुझे खुद बताने मजा आता है ना। यार जो बोल कि हाँ मैं एक बड़े मीडिया हाउस का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो कोई इस समय बीपी है, कोई अच्छे लेवल पर डायरेक्टर है, कोई सीईओ है किसी ब्रांड का। सो पॉइंट ये, लेकिन उन लोगों ने उसी पैटर्न को करके रखा, एंड दे आर हैप्पी। इफ दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर देम। बट मेरे जो डेफिनेशन है, एक्सप्लोर योरसेल्फ। बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा मैं देश का ये आपकी बात सुन के बहुत मोटिवेट होगा और शायद मतलब एक्सप्लोर करेगा चीजों को, पॉसिबिलिटीज को। हर्डल्स आएंगे जिंदगी में, लेकिन आपको हर्डल्स को हटा के और अपने जो कंसिस्टेंसी है कीप सक्सेस, मैं यही कहना चाहूंगा सर। और सर एक चीज और देखिए, जो आजकल आप ट्रैफिक को गए हैं, तो आपसे एक रेलेवेंट सवाल पूछता हूँ कि आजकल रोड एक्सीडेंट के सबसे मेजर कारण क्या बने होते हैं? एक मेजर कारण है क्या? मेजर कारण इररिस्पांसिबिलिटी है। लाइक थोड़ा इलैबोरेट करना, जैसे एक एग्जांपल देना, 100 एक्सीडेंट होते हैं, 100 डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट में। अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो 70% एक्सीडेंट वो होते हैं जो बचाए जा सकते थे। वो कहीं ना कहीं इररिस्पांसिबल बिहेवियर, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आप नींद में है तब या बाइक चला रहे हैं, आपने सोच लिया कि मैं 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो मैं गाड़ी को मैनेज कर लूंगा, राइट। एक रिएक्शन टाइम होता है, एक आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, स्किल लेवल होता है, इसको आप इग्नोर कर लेते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और उसके बाद दूसरी चीज मैं और बताऊंगा कि हम लोग की जो जनरेशन है 4000-5000 साल से जो चल रही है ह्यूमन रेस, क्या
मैं अगर बोलूं आपको खाना खाना है तो लक्ष्य क्या 5 मिनट खाना खाता है या 20 मिनट खाना खाता है? 20 मिनट, राइट। मैं बोलूं लक्ष्य आपको 24 घंटे में 8 घंटे डॉक्टर ने बोला या बायोलॉजिकल साइंस ने बोला है कि आपको 8 घंटे सोना है, क्या आज आपकी नींद 1.5 घंटे पूरी हो जाती है? नहीं, 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे लगते हैं ना आपको, ठीक है ना। हम लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी एम्बेसडर और फील्ड से, ठीक है। हम लोग का हर व्यक्ति जो भी है पहले साइकिल चलाना सीखता है, टू व्हीलर पे आता है या छोटी कार पे आता है। आज की जो कार की जो एबिलिटीज हैं वो ह्यूमन स्किल से बहुत आगे जा चुकी है। आपकी गाड़ी एक्सेलरेशन ऐसे लेती है जो आपकी कंट्रोल से बाहर जाती है। हर रोज आरपीएम बढ़ रहा है, हर रोज आपके टॉर्क बढ़ रहे हैं, हर रोज आपकी एक्सेलरेशन, आप जैसे लगभग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 सेकंड लगते हैं तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर आने में 3 सेकंड में तो आपने अलर्ट भी नहीं हुआ था। मतलब आपने यहां पर गियर बदला और वो 100 की स्पीड आ जाएगी। तो क्या ह्यूमन रेस ने मैनेज किया है अपने स्किल को? सब नहीं, कर ही नहीं सकती। टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज है, आपको समझदार होना जरूरी है। यहाँ पर हमारी समझदारी काम नहीं आती। हमको लगता है कि हाथ में एक्सेलरेटर है या पैर में एक्सेलरेटर है, भगाओ हम मैनेज करेंगे, नहीं कर सकते हैं मैनेज। डायरेक्ट मतलब प्लेन टेक ऑफ हो जाता है, लेकिन लोग हाईवे गाड़ी चला लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहाँ किसके लिए? आप ये समझो ना, आपके हाथ में वो गाड़ी नहीं है, आपका पास वो साधन है, आपने उसको हथियार बना दिया है अपने लिए भी किसी और के लिए भी। A vehicle is a weapon if not used right. It acts like a weapon. जैसे आप समझिए बंदूक होती है, बंदूक अगर आपको रखनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा। आप ऐसा रखते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है। गाड़ी चलाते हुए लाइसेंस चाहिए होता है ना आपको, हाँ, ड्राइविंग चाहिए था। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि व्हीकल इज डेंजरस और आपका लाइसेंस ये सर्टिफाई करता है कि लक्ष्य एक समझदार व्यक्ति है जो उस मशीन को मैनेज कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लाइसेंस ना देने का मतलब है किसी और की जान जोखिम में डालना। एब्सोल्युटली, मतलब गाड़ी अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो 50 लोग एक साथ चल रहे हैं, आपकी हल्की सी गलती किसी के सामने परमानेंट खत्म कर देती है। जान ले सकती है, ले सकती है, बुझ सकता है। आप मानेंगे 2024 में भारत में 1,77,877 मृत्यु हुई है। 2025 का स्टैट्स नहीं आया है, तो लगभग 1,80,000 लोग सड़क पर मर गए एक साल में। पर आवर 19 लोग, एक दिन के अंदर लगभग 470 लोग पर डे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा फिगर रहता है ये? मतलब एक घंटे में 19 से 21 लोग, एक दिन के अंदर 480 लोग के आसपास। दैट इज द नंबर व्हाट गोज। चिराग एक हर रोज 500 घर के लोग, 500 लोग ऐसे होते हैं जो सुबह घर से निकलते हैं, सब लोग वापस नहीं आते। 500 लोग एवरेज पर डे। इसका मेजर फैक्टर आपको क्या लगता है कि फूड डिलीवरी ऐप्स भी है जो 10 मिनट डिलीवरी का वादा करते हैं? जैसा भी राघव चड्ढा जी ने भी बिल पास करवाया है, सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर की 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ना वो 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में तेज चलाते हैं गाड़ी को, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं। ये हो रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन ये केवल शहरों की कहानी है। वहां पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, डिलीवरी एप्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कहाँ? बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज में। लेकिन एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? ज्यादा हाईवे से होते हैं। वो हो सकता है फॉग पार्ट हो गया ना। आपके पास रिएक्शन टाइम क्या है? आपकी गाड़ी चल रही है, आपको बता दीजिए 100 की स्पीड, 120 की स्पीड है, तो आप 120 को नापते हो, 120 अलाउड है यहाँ पे। बट आपके हाथ में मशीन है जो देखो, उस मशीन को आप अकेले नहीं चला रहे हो, आपके साथ 5 जने में बैठे होते हैं। हाईवे पे अकेला नहीं चलता, हाईवे पे 5 जने बैठे होते हैं, तो एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 5 की जिंदगी। ये समझ जाए बस वो आदमी ना कि मैं अगर चला रहा हूँ अपनी मस्ती में तो मेरे साथ 5 जाने और है जो मेरे पे भरोसा करके बैठेंगे मेरे साथ में। क्यों एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे? एक साथ 6 जने मर जाते हैं, 5 जने मर जाते हैं। अभी आप कोई भी साइड 10 दिन का जितने भी आप हाईवे एक्सीडेंट देखेंगे, कम से कम 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग मर रहे हैं साथ में। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एक ड्राइवर की गलती है। एक ड्राइवर की गलती के चक्कर में 5 लोग, 4 लोग, जिनके सपने, जिनका परिवार है, जिनके बहुत सारे एस्पिरेशन थे, सब डेड हो जाते हैं, एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं। प्लस वो तो चले गए, चलो पीछे क्या छोड़े जाते हैं? अवसाद, दुख, डिप्रेशन जो फैमिली पीछे रहती है, मेडिकल बिल्स, पुलिस थाने के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, क्या है?
मतलब आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आपको शो करना है कि दैट आई एम द बेस्ट, और आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सर तो ये एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आप 25 सालों से आप ट्रैफिक गुरु हैं, तो आपने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला? एजुकेशन, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। नेल्सन मंडेला सर ने एक बात बोली थी कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन इकलौती ऐसी चीज है जो सही समय पर अगर दी जाए तो चीजें बदली जा सकती हैं। तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकता है। मैं तब से एडवोकेट कर रहा हूँ कि स्कूल में जब बच्चा 8वीं 9वीं में होता है, वो साइकिल से मोटराइज व्हीकल की तरफ का थॉट आना शुरू हो जाता है, बाइक की तरफ, गाड़ी की तरफ, 9वीं 10वीं तक आ जाता है। उस समय आप उसको अलर्ट कर रहे हैं, वाहन केवल वाहन है आपको यहाँ से वहां जाने के लिए, इसको उसकी तरह से इस्तेमाल करो, बिकॉज आपकी हल्की सी गलती आपकी जान तो ले सकती है, किसी और की भी जान ले सकती है। बिल्कुल सही बात। और ये हो रहा है हर साल 1.5 से 2 लाख लोग सड़क पर मरना ये छोटी बात नहीं है। और सड़क पर मरता कौन है? सड़क पर 90 साल का आदमी नहीं मरता, सड़क पर वर्किंग आबादी मर रही है। सड़क पर 17 साल लेके 38 साल 40 साल के बीच से ज्यादा नंबर है। तो ये गलती इनकी नहीं है बेचारों की, हमारे देश में सिस्टम ही नहीं है पढ़ाने का। आपने बस ये बता दिया कि भाई रेड लाइट पे रुकना होता है, दिन पे चलना होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करना होता है, 2 बार राइट देखो, पर लेफ्ट देखो, आप सड़क पार कर जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर फिजिक्स समझानी पड़ेगी, गाड़ी को चलती है तो रुकने में कितना समय लगता है उसको। ट्रैफिक पुलिस का वो भी नहीं करता कोई। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वो नहीं करता था, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि फिल्मों ने भी क्या आम आदमी को ट्रैफिक पुलिस का रिश्ता केवल रिश्वत और चालान तक का ही रह गया है? नहीं, रिश्वत और चालान तो एक गलत शब्द है। देखिए आपको ना ट्रैफिक पुलिस को या इवन पुलिस को ना रिस्पेक्ट देना शुरू करना चाहिए। सर्दी हो, बरसात हो, फॉग हो, त्योहार हो, आपको ट्रैफिक पुलिस लग पड़ती है क्या? उनका परिवार नहीं होता क्या? उनके अपने सेलिब्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए जाना खड़ी है, वो सड़क खड़ी है ना। तो हम लोग के समाज के अंदर ये भी अवधारणा गलत है कि ये सब गलत है। ट्रैफिक पुलिस या पुलिस या दे आर देयर टू सेव यू, दे आर देयर टू सर्व यू। हाँ, कहीं ना कहीं अभद्रता हो जाती है कहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया ऐसा गया कि लोग गलत है। अगर गलत होते तो क्या आप लोग के दुख परेशानी में सॉल्व करने आते? नहीं आते। आप 112 का नंबर पर डायल करते हो, फटता पे पहुंच जाते थे, आपकी कार पंचर हो पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर, क्यों आ जाते हो भाई? दे आर देयर टू सर्व यू, रिस्पेक्ट देम। आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी। आप उनको देखते गलत तरीके से हो, आप ये मत समझो कि उन्होंने रिश्वत चलाना नहीं, रिश्वत चलान हाँ होते हैं कुछ लोग, हमारे देश में नेगेटिविटी सेल होती है, इस वजह से कुछ गलती से पूरा डिपार्टमेंट खराब हो जाता है। देखिए ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक दो बुरे हो तो लगता है कि सारे बुरे हैं, ऐसा नहीं है। यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एंड इवन एनी गवर्नमेंट बॉडीज। आपको रेसिप्रोकल वही मिलेगा। कौन तलवार चलाना चाहता है? हाँ भाई मैं भिड़ना नहीं चाहता, मैं भिड़ना। हर आदमी को सौहार्दपूर्ण बिहेवियर चाहिए, हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए, हर आदमी को सॉफ्टनेस चाहिए। एवरीथिंग इज अबव मनी यार, ह्यूमन रिलेशन इज अबव मनी। आप उसको एज अ ह्यूमन देखो, धूप में खड़ा है, पानी बॉटल में होता है, बेचारा पैंट खोल के यहाँ तक खोल करके आप ट्रैफिक मैनेज करना पड़ता है, उसको तो पता भी नहीं नीचे गड्ढा है, लेकिन तब भी वो आपको संभाल रहा है ना। तो ट्रैफिक पुलिस को केवल नहीं मत देखो कि हम 100 रुपए मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उससे नहीं मैनेजमेंट हो रहा है। बट हाँ ये जरूर है, मैं आपके शो के थ्रू ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि दे शुड बी मोर ऑन द मैनेजमेंट पार्ट। चालान पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, मेरा बस ये मानना है, क्योंकि जहां दिख जाए उन लोगों सड़क के ऊपर अपने आप बंदा डिसिप्लिन में आ जाएगा ना। आप छुप के मौका क्यों दे रहे हो कि गलती करे मैं पकड़ूं? ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी महकमा हो, वो पब्लिक में सामने रहेगा तो बंदा अपने आप ही कोई गलत काम नहीं करेगा ना। आप मौका ही मत दो गलत काम करने का, आप सामने रहो ना। आपकी ड्यूटी है मैनेज करना, आपकी ड्यूटी है सेव करना, आपकी ड्यूटी है ट्रैफिक जाम ना लगे। तो ट्रैफिक पुलिस पूरे देश भर में कहीं भी हो अच्छा काम करती है। मैं आप बोलता हूँ यहाँ पर पुलिस वाला का बड़ा, पुलिस वाला नहीं, फिल्म दुनिया का इन लोगों ने हर चीज को नेगेटिव दिखाया हुआ है। हम फिल्म जो है ना
वो समाज का आईना होती है, लेकिन ये आईना एक्सट्रीम करके दिखा देते हैं, एग्जैजरेट करके दिखा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हम देखते हैं हमें लगता है कि ऐसा ही, ऐसा नहीं होता है। आजकल हम रियल लाइफ को बची है, बहुत सच है आपकी ऐसे रियल लाइफ। हाँ, आपके लिए इन्फ्लुएंसर वो सब हो चुकी है ना। अभी मैं टीवी शो में बैठा हुआ था, इन्फ्लुएंसर को बैठा रहता था हमारे साथ में, तो वो अपनी कविता सुना रहा बैठ करके। मैंने बोला भाई सब्जेक्ट पर बात कर ले, तुम अपना बजा बना रहे हो वहां बैठ करके, और वो बजा इसलिए बन रहा है लोग दिखना चाहते हैं, लोग बहुत मीडिया को रेटिंग के लिए। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। तो कहीं ना कहीं फिल्मों ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो सेटल करने की बात करते हैं ना, कि अधिकारी करप्ट होता है, पुलिस ऐसे होती है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं फिल्मों को और अच्छी पिक्चर दिखानी है, और कहीं ना कहीं ऐसा समाज, वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दीस पीपल ऑन द रोड। आप 9 बजे जाम में खड़े हैं, बेचारा वो 9 बजे आपके लिए खड़ा, और कभी देखा आपने पुलिस को गंदे कपड़ों में? ये आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? मतलब वो बेचारे वहां पर 8 बजे पहुंचे हुए, 7 बजे पहुंचे हुए, वहां पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, रात के 2 बजे एक्सीडेंट हो गया तो 6, 8, 10 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। यार उनकी नींद नहीं है क्या? Why can't we create a culture जहाँ हम लोग इन लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, जहाँ हम लोग इनकी इज्जत करें, इनसे घुले मिले, और मैं उनको ही बोलूंगा कि आप भी आओ, हम सब मिलना चाहते हैं तरीके से। ट्रैफिक पुलिस हो, कोई रिश्वत और जहाँ करप्शन की बात है, नो कमेंट्स ऑन दैट, बट दे आर द बिगेस्ट वॉरियर्स ऑफ सोसाइटी। और सर एक लास्ट मैसेज अगर आप हमारे यूथ को देना चाहें, एज अ करियर एडवाइस, एज अ मेंटर या एज अ गॉडफादर, कुछ भी एक करियर एडवाइस या जो कुछ करना चाहते हैं अपना, अभी आपने बोला कि अपना को बाउंड मत करो, कुछ ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग करियर एडवाइस या फिर कुछ भी ऐसा जो जिंदगी में एक मंत्र के रूप में काम करे हमारे युवाओं के। देखिए, सबसे पहले तो इस थॉट से निकल जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, अच्छे नंबर लाइए और नौकरी कीजिए। नौकरी करते का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने सपने नहीं जी रहे, आप किसी के लिए नौकर हैं। जीवन आपका है। सबसे पहले अपनी बेसिक एजुकेशन से काम कीजिए, चाहे वो जो भी आप कर रहे थे, एजुकेशन को हमेशा कंप्लीट रखिए, और उससे ऊपर अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी, चाहे जो भी भाषा आपको आती है। बिकॉज एंड ऑफ द डे कुछ भी आप बोले, दैट हैज टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। वेरी इम्पैक्टफुल क्या होता है कि मेरे को कम नॉलेज है, लेकिन अगर मैं अच्छा बोलूंगा ना तो बोलेंगे यार शैलेश क्या बात करता है, बिकॉज अच्छे बोलने वाले लोग नहीं समाज में। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन करते करते हमारे प्रधानमंत्री साहब ग्रेजुएट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना देश के कैसे हैं? कम्युनिकेशन। सो फोकस ऑन कम्युनिकेशन। अगर जिस दिन आपने कम्युनिकेशन फोकस कर लिया ना, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती कहीं पहुंचने से। बिकॉज आज के समय में एक अच्छा स्पीकर 7 अच्छे काउंसलर हो जाए, 7 अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो जाए, यू गेट योर पॉइंट, शायद करियर काउंसलर हो जाए। तो जहां ये 2-4 चीजें आ जाए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी समाज में जो रिस्पेक्ट होती है वो अलग लेवल की होती है। अब इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को हाँ वैल्यू मिलती है, बट जहां आप स्पेशलिस्ट ट्रेनर हो जाओ, कम्युनिकेटर हो जाओ, या काउंसलर हो जाओ, या आप किसी गाइड फैक्टर हो जाए, लाइफ कोच हो जाओ, मार्केट एकदम पीछे हो रहा है, बिकॉज हर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये वाली चीजें मेरे से आप अच्छी बात करेंगे, मैं आपको पसंद ले जाऊंगा, मैं आपसे अच्छी बात करूंगा, आप मुझे पसंद ले जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे अच्छी बातें कीजिए, दूसरे की दुनिया में इंटरेस्ट शो कीजिए कि हाँ भाई यू आर लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ, आई वांट टू बी लाइक यू। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन फॉर द सोसाइटी, यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर फॉर सोसाइटी, यू हैव टू हैव योर बेसिक एजुकेशन राइट, एंड यू शुड बी ऑलवेज प्रोडक्टिव एंड ऑलवेज एडिंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी। बिकॉज जीवन ये नहीं है कि आपने नौकरी की, रिटायर हुए, चले गए, नहीं, आपका इम्पैक्ट क्या होगा हर व्यक्ति, हर आदमी के पास। देखिए दुनिया तो एक ही है, पर सबकी एक दुनिया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। दुनिया तो एक ही है, पर सबकी एक दुनिया है। तो आप अपनी दुनिया में बड़ा काम कीजिए ना, आप किसी को देख के डिप्लीट मत हो जाइएगा, वो आप पहुंच गया, मैं पहुंच पाया, नहीं। आपके अपने टैलेंट है, अपने आपके हुनर है, अपने टैलेंट पे काम कीजिए और अपने टैलेंट को पहचान लीजिए। अगर आप बिजनेस, देखिए सबसे अच्छी बात, अगर आप बिजनेस में कमजोर हैं या किसी भाषा या किसी और फील्ड में कमजोर हैं, तो उस पर फोकस मत कीजिए,
जिसमें आप अच्छे हैं उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप फिजिक्स मान लो कमजोर हैं, आप कौन सी जगह में इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं और आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और फिजिक्स में कमजोर हैं, मेहनत करेंगे तो यही पहुंचेंगे। तो जो आपका टैलेंट है उस पर फोकस कीजिए, अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, आप अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। समझे आप? और भगवान और पावर आपको इतनी मिलती रहती है दाएं बाएं से कि then you get admired also, you get good wishes also, you get confidence also. Just be good communicator. बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कीमती समय निकाला और हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपके पॉडकास्ट सुपरस्टार। और अगर आपको लक्ष्य नेशन का ये वाला पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।